ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब पुलिस द्वारा वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया जाता है और अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए एक प्रिवेंटिव कस्टडी होती है। इसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए नहीं बल्कि अपराध की आशंका में गिरफ्तार किया जाता है और जेल में रखा जाता है। इस बात की तस्दीक कलेक्टर करता है। बाकायदा वो कई सारी रिपोर्ट पेश करता है और उसके आधार पर साबित करता है कि इस व्यक्ति का जेल में रहना जरूरी है, वरना यह गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता है या फिर इससे समाज और कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर यह कानून अपराध होने से पहले सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति देता है। एनएसए का कानून संसद से 1980 में पास हुआ था। इस कानून को बनाने के पीछे एक वजह यह थी कि जो हमारे संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन है, उसके तहत दो बातें हैं। पहले कि किसी की बेवजह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। यह बातें सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कही गई हैं। हालांकि खास परिस्थितियों में सरकार को संविधान के आर्टिकल 22(3) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वैसे सरकार इन 4 परिस्थितियों में किसी को भी अपराध होने की आशंका में गिरफ्तार कर सकती है। पहली, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। दूसरी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के मामले में। तीसरी, पड़ोसी देशों के साथ संबंध के मामले में। और चौथी, भारत की सरहदों की सुरक्षा के मामले में। आर्टिकल 22(4) के तहत आमतौर पर 3 महीने तक लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है और मैक्सिमम कस्टडी 1 साल तक हो सकती है। यानी अमृतपाल को भी 1 साल तक बिना सुनवाई के जेल में रहना पड़ सकता है। इसके ऑर्डर का पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता है। यह प्रशासनिक आदेश होता है जो डीएम या फिर कमिश्नर द्वारा लागू किया जाता है। इसको कंफर्म करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है। यह जांच करने के लिए कि जिस शख्स पर एनएसए लगाया गया है वो सही है कि नहीं। इस बोर्ड में सामान्य 3 सदस्य होते हैं। इनमें से एक रिटायर्ड जज होता है जिसके बारे में संविधान के आर्टिकल 22(5) में प्रावधान है। कई रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर सरकार एक बार किसी पर एनएसए लगाती है तो सामान्य एडवाइजरी बोर्ड भी उसे कंफर्म कर ही देता है। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगने के साथ ही अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे दर्जनों और भी केस दर्ज हैं। ऐसे में अमृतपाल बाकी मुकदमों में जमानत की अपील करेगा और मुकदमे लड़ेगा। हालांकि एनएसए के केस में वे यह अपील कर सकता है कि जिला कलेक्टर ने जो एनएसए लगाया है वो गलत है। अगर इस पर सुनवाई हो जाती है तो वो बच सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। एनएसए के तहत गिरफ्तारी आईपीसी या सीआरपीसी के कानून के तहत नहीं होती है। ऐसे में इसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं होता, यानी क्रिमिनल कोर्ट के सामने जमानत की अर्जी देने के बारे में कोई नियम है ही नहीं। इस मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर करके ही अदालत से राहत की मांग की जा सकती है। इसमें आरोपी कहता है कि डीएम की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। कोर्ट अगर इसे मान लेता है तो आरोपी को राहत मिल सकती है। अब एक अहम सवाल, सरेंडर और गिरफ्तारी में क्या अंतर होता है? इससे केस पे क्या फर्क पड़ेगा? दरअसल जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कई बार सर्च वारंट होने पर कुछ चीजों की बरामदगी भी होती है। बरामदगी जैसे असलों की, पैसों की और दूसरे सामान की हो सकती है। आगे चलकर इसका सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं जब कोई आरोपी सरेंडर करता है तो उसमें रिकवरी नहीं होती है। सरेंडर करने से कई बार कोर्ट का रुख नर्म रहता है क्योंकि सरेंडर खुद आरोपी कर रहा है, इसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके मन में आपराधिक भावना नहीं है, वह खुद ही कानून के पास आया है। कानून किसी को पीछे जाकर उसे दबोचे तो वह गिरफ्तारी होती है। कोई खुद कानून के पास आ जाए तो यह बताने की कोशिश होती है कि हम सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जब कोई रिमांड में जाता है तो उसका जीवन भी सुरक्षित रहता है, यानी सरेंडर नहीं किया तो इनकाउंटर जैसा खतरा भी होता है, जो कि अमृतपाल के केस में संभव नहीं लगता। अमृतपाल को सुरक्षा के नजरिए से असम की डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया गया क्योंकि पंजाब में रहने पर इसके पक्ष में आंदोलन हो सकते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था का खतरा पैदा हो सकता है।
अमृतपाल को असम इसलिए ले जाया गया ताकि पंजाब में इसके पक्ष में ना तो माहौल बने और ना ही इसकी वजह से माहौल बिगड़े। पंजाब में रहने पर इसको छुड़ाने का भी प्रयास हो सकता था। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी अमृतपाल ले जाया जा सकता था। देखा जाए तो अमृतपाल सिंह और उसके साथी को डिब्रूगढ़ जेल में ले जाने के पीछे राजनीतिक से ज्यादा प्रशासनिक कारण अहम है। असम में खालिस्तान समर्थन का कोई आधार नहीं है, लिहाजा वहाँ जेल ब्रेक होने की आशंका बहुत ही कम है। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सिख समुदाय के लोग काफी संख्या में रहते हैं और यह सभी राज्य असम के मुकाबले पंजाब के नजदीक भी हैं। समर्थकों के लिए पंजाब से इन राज्यों में पहुंचना आसान है, लेकिन इतनी दूर असम जाकर कुछ करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही पंजाब की जेल में लोकल कनेक्शन बन सकते हैं, असम में रहने पर यह भी नहीं हो सकता। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एनएसए और अमृतपाल के फ्यूचर को लेकर दी गई जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप बीइंग जिज्ञासु।